नमस्कार, आज हम करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम सबसे पहले देखते हैं कि एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल होता क्या है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उनका जो आवरण है उसको हम बोलेंगे वायुमंडल। और वो आवरण है, जो गैसें हैं, वो हमारी पृथ्वी से चिपकी हुई है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसे हम बोलेंगे वायुमंडल। अब वायुमंडल पृथ्वी का तापमान नियंत्रण करता है। अब जो हमारी ये पृथ्वी है, इसका जो वायुमंडल है, ये हमारी पृथ्वी का क्या है, टेम्परेचर जो है वो नियंत्रित करता है। कैसे? अगर वायुमंडल ना हो तो क्या होगा कि दिन के समय अत्यधिक तापमान होगा, उच्च तापमान होगा, अत्यधिक उच्च तापमान होगा, और रात के समय अत्यधिक कम हो जाएगा ये टेम्परेचर। ठीक है, अब हम देखते हैं वायुमंडल के संघटक। अब वायुमंडल बनने के लिए विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनका सहयोग है, जो कि गंधहीन हो सकती है, गंधहीन हो सकती हैं, स्वादहीन हो सकती हैं, ये गतिशील हो सकती हैं। ये सभी प्रकार की क्या की गैसें हो सकती हैं, और वो गैसें मिलकर वायुमंडल का निर्माण करती है। वो मुख्य रूप से जो 9 गैसें हैं हमारी, वो क्या है कि हमारे वायुमंडल के 98% आयतन का भाग का निर्माण करती है। यानी कि अगर हम माने कि हमारा जो वायुमंडल है वो 100% है, तो 98% तो सिर्फ इन 9 गैसों से बना हुआ है, जिसमें से हम दो प्रकार की गैसें देखते हैं, सक्रिय गैसें और असक्रिय गैसें। अब सक्रिय गैसें कौन सी होती हैं? यह रासायनिक रूप से परिवर्तनशील होती है, जिसे हम सक्रिय गैसें बोलते हैं। यह परिवर्तनशील गैसें भी बोल सकते हैं हम इनको। ठीक, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, ये जो गैसें हैं ये सक्रिय गैसें हैं। और असक्रिय गैसें यह रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। यह गैसें क्या करती है? रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती है। जैसे आर्गन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, जिनोन, हाइड्रोजन। यह गैसें क्या है? अक्रिय गैसें हैं, जो रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया या क्रिया नहीं करती हैं। वायुमंडल में ओजोन और रेडॉन गैस भी पाई जाती हैं। ये 2 गैसों का भी हमें ध्यान में रखना है। ओजोन गैस भी मिलती है और रेडॉन गैस भी क्या है, वायुमंडल में पाई जाती है। अब हम देखते हैं परिवर्तनशील गैस। अब परिवर्तनशील गैसें कौन सी होती है और स्थिर गैसें कौन सी होती है? परिवर्तनशील गैसें कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। ये क्या होती है? परिवर्तनशील गैसें होती है। अपरिवर्तनशील गैस वो होती हैं CO2, नियोन, हाइड्रोजन, जिनोन, ओजोन, हीलियम एक्सेट्रा। ये जो गैसें होती हैं ये अपरिवर्तनशील गैसें होती हैं। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल में कितनी परसेंट पर कौन सी गैसें हैं। अब सबसे ज्यादा हम नाइट्रोजन जो गैस है वो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, 78.8%। ये करंट डाटा है हमारा। नाइट्रोजन जो हमारी 78.8% हमारे वायुमंडल में मिलती है। अगर हम देखें कि 100% गैस है हमारे वायुमंडल में, अब 100% गैसों में से 78.8% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, 20.95% ऑक्सीजन है, आर्गन जो है 0.93% आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नियोन 0.002% है, क्रिप्टॉन 0.001% है, हीलियम 0.005% है, जिनोन 0.0009% है, हाइड्रोजन 0.0005% है। अब हम देखते हैं इनके जो क्रम है हमें डेफिनेटली याद होना चाहिए, क्योंकि जो NT में आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देखना आपको कि कौन से नंबर पे कौन सी गैसें हैं, ये हमें याद कर रही है कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, फिर उसके बाद कौन सी आ जाती है, पाई जाती है। क्रोनोलॉजी या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। यह गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह गैस भारी गैस होती है। जैवमंडल में डायरेक्ट इसका कोई भी उपयोग नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन गैस है जो है उसका डायरेक्ट कोई भी उपयोग नहीं है। ये क्या करती है कि पेड़ों के साथ नाइट्रिक प्रतिक्रिया करती है, प्रतिक्रिया करती है ये, और क्या करती है, अमोनिया का निर्माण करती है, और फिर
पौधे इसे धारण करते हैं या पौधे इसे लेते हैं। अमोनिया, ऑक्सीजन क्या है कि आग लगाती है तो यह नाइट्रोजन बुझाती है, इसकी प्रॉपर्टीज है। अब हम करेंगे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन के अत्यधिक सक्रिय रासायनिक दृष्टि से जीवमंडल में अधिकांश तत्वों में आसानी से मिल जाती है यह गैसें, और ऑक्सीजन जीवित पदार्थ में 70% एटम का निर्माण करती हैं और अहम भूमिका निभाती हैं, जैसे कि ऑक्सीकरण या प्रतिक्रिया करती है। अब हम देखते हैं ओजोन। ओजोन का निर्माण जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर क्या होता है, ओजोन का निर्माण होता है। इसे मतलब ऑक्सीजन का 3 एटॉमिक रूप भी इसे हम कह सकते हैं। इसकी गंध बहुत ज़्यादा तीखी होती है, ये हमें याद रखना है। यह गैस सर्वाधिक जो है समताप मंडल के निचले भाग में हमें देखने को मिलती है। इसी कारण से हम इसे समतापीय मंडलीय गैस भी बोल देते हैं या ओजोन बोल देते हैं। यह एक अस्थिर गैस है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसलिए हम इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं ओजोन गैस को। ये ओजोन गैस की प्रॉपर्टी है। आगे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या भूमिका निभाती है? यह एक प्रमुख परिवर्तनशील गैस है। यह क्या है? प्रमुख परिवर्तनशील गैस है, ये हमें ध्यान में रखना है। यह गैस के माध्यम से पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, मतलब क्रिया करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ये पौधों में कार्बन के रूप में मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों में हमें कार्बन के रूप में मिलती है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हम मानते हैं। ज़्यादातर क्या है कि हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हैं। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा तापमान बढ़ाने का कारण भी महत्वपूर्ण योगदान इसका ही मानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रही है। आगे हम देखते हैं जलवाष्प। यह परिवर्तनशील जलयुक्त अदृश्य गैस है। जलवाष्प भी एक गैस हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जब वाटर की सोलिबिलिटी है या फिर एक्सटर्नलिबिलिटी है वो क्या करती है, हवा में परिवर्तित होती रहती है। वो गैसीय फॉर्म में अगर आ गया वाटर तो वो गैस है एक, ठीक है, क्योंकि अणु उसके दूर दूर हो गए हैं सारे के सारे, अदरवाइज ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट। तो यह ध्रुवों से, ये बात हमको याद रखनी है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अत्यधिक पाई जाती है। यानी कि हमारी पृथ्वी है और ध्रुव है जो पोलर रीजन है, उससे अगर हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो हमें क्या है कि जलवाष्प देखने को ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट रूप से सन है वो भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है। तो इसलिए अगर ड्यू टू हम एंगुलेटर देखेंगे तो हम पोलर से अगर ध्रुवों की ओर आते हैं तो क्या हमें अत्यधिक देखने को मिलते हैं जलवाष्प। ये भी बात हमें याद रखनी है। संघनन की प्रक्रिया के बाद जब जलवाष्प जल में परिवर्तित होता है तो वह गुप्त उष्मा लेटेंट हीट को छोड़ता है, जिससे क्या है कि जिससे हम बोलते हैं कि ऊंचाई के साथ हमारा तापमान में जब वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है वो इसी के कारण होती है, गुप्त उष्मा के कारण। और गुप्त उष्मा कब होती है? जब संघनन की प्रक्रिया हो रही है तो क्या होता है, जब जलवाष्प जल में परिवर्तित हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, लेटेंट हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, गुप्त उष्मा को। तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जिसके कारण फिर क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है या हिम का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम जलवाष्प सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है जो मानी जाती है, क्योंकि यह सौर जो लघु विकिरण है उनको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है ये अपने अंदर, इसलिए भी हम इसको बोलते हैं कि यह ग्रीन हाउस गैस है। और मुख्य रूप से यही कारण है, जलवाष्प ही कारण है, धूलकण और जलवाष्प क्या है, मिलकर ग्रीन हाउस गैस इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो सौर विकिरण है उनको अवशोषित करता है, सूर्य की जो किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेता है। ये जो लघु किरणें, सौर लघु किरणें जो होती हैं उनको डायरेक्ट जो आ रही हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है फिर। और फिर बाद में अगर इनका टेम्परेचर हम डाउन करते हैं तो क्या करते हैं, लिटेंट हीट का फिर निर्माण करते हैं, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होना ही तो ग्रीन हाउस है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं हम ग्रीन हाउस गैस, इसको माना जाता है जलवाष्प को। उसके बाद में धूलकण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जो गैसों के साथ साथ ठोस कण भी पाए जाते हैं उनको हम धूलकण बोलते हैं। वायुमंडल में हम देखने को मिलते हैं कि काफ़ी सारी गैसें हैं और उनमें कुछ ठोस पदार्थ है, ठोस जो कण है हमारे,
उनको हम बोलते हैं कि धूल कण है, ठोस कण है जो। ठीक है, यह बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि महीन कण होते हैं, और वायुमंडल की निचली परत में ये तैरते हुए मिलते हैं हमको। निचली परत में हमें को देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका वेट थोड़ा हैवी है, इसलिए ये निचले वायुमंडल की जो निचली परत है उसमें मिलते हैं हमको। यह कण सौर विकिरणों का अवशोषण, परावर्तन, प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, ये कण क्या करते हैं, अवशोषण, परावर्तन या परिवर्तन कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें सूर्यास्त या सूर्योदय के समय क्या होता है, केसरीय आभा देखने को मिलते हैं। इसी धूल कण के कारण ही हमें ये चीजें हमें देखने को मिलती है। प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण, ये चीजें हमें धूल कण के कारण देखने को मिलती है। इन्हीं कणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश में हमें नीला दिखाई देता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि केसरिया दिखाई देता है हमको। ठीक है, शुष्क हवा या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इन कण अत्यधिक, ये कण है क्या के अत्यधिक मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर हवा या शुष्क हवा जहाँ पे देखने को हमें मिलती है, वहाँ पे क्या है, धूल कण सबसे अधिक मिलते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन इसके। अब ये जो क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2024 में आया हुआ है। देखो, वायुमंडल के संगठन में निम्नलिखित गैसों के हिस्सों को अवरोही क्रम में, मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब बताओ कि सबसे ज्यादा आरोही क्रम, इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम। तो सबसे ज्यादा हमें देखने को क्या मिलती है, इनमें से सबसे ज्यादा क्या, आर्गन है, फिर उसके बाद में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हीलियम है, और फिर हाइड्रोजन है। तो हमारा ए जो क्वेश्चन है वो, ए जो आंसर है वो हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आंसर ए हमारा जो ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सेकंड। ये हमारा जून 2025 में देखा गया है, जेएनटी ने पूछा था। निम्नलिखित प्रमुख गैसों को वायुमंडल में उनके आयतन के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यही है हमें देखने, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यही है। आयतन उसी गैस का सबसे ज्यादा आयतन होगा जो सबसे ज्यादा गैस होगी, सिंपल सी बात है। तो इसको देख के ये नहीं सोचना कि आयतन पूछ लिया इन्होंने तो परसेंटेज नहीं पूछी। तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसका क्या होगा, आयतन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा बताओ कौन सी, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन ई। तो ई का जो ऑप्शन फर्स्ट है, इसका मतलब सबसे ज्यादा, ये एक ऑप्शन से हमें करेक्ट हो गया हमारा आंसर। तो ई हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में देख लेते हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बी देखने को मिला है हमें क्या है, आर्गन, और फिर डी ऑक्सीजन, और फिर सी जो हमारा है नाइट्रोजन। तो हमारा ए है जो आंसर वो ठीक हो जाएगा। ये देखो हमारा ए आंसर ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं अभी तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन की पुनर्चक्रण अवधि के लिए उपयोगी है, मतलब कौन सा वर्ष है जो ऑक्सीजन को पुनर्चक्रण बनाते हैं, जैसे रिसाइकल करते हैं हम ऑक्सीजन को, तो कितना समय लगता है उसमें। तो समय अवधि उसकी 2000 साल है, ये हमें रटना पड़ेगा भाई। किसी ने बताया होगा कि 2000 साल लगते हैं ऑक्सीजन दोबारा से उसी फॉर्म में आने के लिए, तो पुनः चक्रण करने के लिए, उसका रिसाइकल करने के लिए। रिसाइकल पीरियड कितना होता है ऑक्सीजन का, ये पूछा गया है इसमें। तो रिसाइकल पीरियड जो इसका है वो 2000 साल होता है, 2000 वर्ष। तो भी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सूक्ष्म गैसों को वायुमंडल में उनकी सांद्रता अवरोही क्रम में अनुक्रमित में व्यवस्थित कीजिए। यही पूछा गया है इसमें कि सांद्रता यानी कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसें हैं जो उनके अनुक्रम में हमें बताना कि सबसे ज्यादा कौन सी है, फिर कम, उससे कम कौन सी है, फिर उससे कम कौन सी है, फिर उससे कम कौन सी है। तो सबसे ज्यादा क्या है, हीलियम है देखने को मिलती है। तो सी, सबसे ज्यादा हीलियम नहीं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं, नियोन है इसमें सबसे ज्यादा। तो देखते हैं हम सबसे ज्यादा क्या है। सबसे पहले आएगा डी, नियोन, डी 3 में दे रखा है। फिर उसके बाद में हीलियम, हाँ हीलियम। तो सी, तो सी में आ रहा है, तो डी सी, और फिर उसके बाद में ए मिथेन, फिर बी हिन क्या है, क्रिप्टॉन है भाई, इसको चेंज कर लेना।
इंग्लिश वाले में क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन है जो क्रिप्टॉन, फिर उसके बाद में ई हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके, हाँ थैंक यू। आज के लिए इतना ही। और इन सभी ये जो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, geography.net/grf। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी आप सभी को। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।